तो वी वर डूइंग जेनेटिक्स और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था लिंकेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिंकेज। इस पर एमसीक्यूज बहुत आते हैं लिंकेज से रिलेटेड। लिंकेज क्या है? एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन्स एक साथ लगे हुए हैं, यानी कि जितने कम डिस्टेंस पर हैं वो जीन्स, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम में शो कर रही हूँ कि ये दो जीन्स हैं, ये दो जीन्स जो है वो कम डिस्टेंस पर लगे हुए हैं। तो इन दोनों जीन्स का चांसेस क्या है कि जब ये वाला क्रोमेटिड जो है किसी और क्रोमेटिड के साथ जब ये क्रॉसिंग ओवर करेगा तो चांसेस क्या होंगे कि ये दोनों जीन्स एक साथ अगली जनरेशन में एक साथ जाएंगे। अब अगली जनरेशन में एक साथ जाएंगे मींस अगली जनरेशन में भी ये जो दोनों जीन्स हैं एक ही क्रोमोसोम पर, इनका जो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होगा, ये वाले पेरेंट का जो ऑफस्प्रिंग होगा, इसमें भी एक साथ लगे हुए होंगे। और जब इसकी क्रॉसिंग ओवर होगी, जो F1 जनरेशन है, ये जो इंडिविजुअल है, जब इसकी क्रॉसिंग ओवर होगी तो अगेन ये एक साथ जाएंगे। तो इस तरह से जनरेशन बाय जनरेशन जो कैरेक्टर्स एक साथ कैरी होते हैं, वो कैरेक्टर्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो कैरेक्टर्स कैरी करने वाले जीन्स जो हैं दे आर लिंक्ड जीन्स। इसके ऑपोजिट अगर कोई जीन्स जो है वो किसी क्रोमोसोम के ऊपर दूर दूर लगे हुए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में शो किया है, तो जब क्रॉसिंग ओवर होगी, सपोज कर लो ये क्रॉसिंग ओवर होगी, तो चांसेस क्या है कि इनमें से एक ही इस क्रोमोसोम में जाएगा। ये जो है हो सकता है किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर चला जाए ड्यूरिंग द क्रॉसिंग ओवर प्रोसेस। तो इसका क्या नुकसान होगा कि ये जो कैरेक्टर है वो दोनों ही जीन्स जो थे, जो कि एक जैसे कैरेक्टर वाले थे, वो अब एक एक में चले गए, एक एक में चले गए। जैसे कि आप इसको ऐसे लो कि आपके पास जो है ये यहाँ पर 3-4 घर हैं, ये 5 घर है, ठीक है। इन 5 घरों में 7 लोग रह रहे हैं एक साथ, ठीक है। ये 7 लोग जो है वो अलग अलग रह रहे हैं। एक जो है वो यहाँ है, एक इस घर में है, एक इस घर में, एक इस घर में, एक इस घर में, ठीक है। 5 हो गए। और इस वाले घर में भी 2 रह रहे हैं और इस वाले घर में भी 2 रह रहे हैं। तो एक दूसरे के नजदीक, एक दूसरे से लिंक्ड हम किसको कहेंगे? ये दोनों लिंक्ड है, ये दोनों लिंक्ड है, लेकिन ये और ये क्या है? दीज टू आर अनलिंक्ड। अब इसको घर नहीं, अब इनको जीन्स मान ले अगर हम, और ये क्रोमोसोम को मान ले, सारा ये क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम पर जो दो एक साथ लगे हैं जीन्स वो क्या हो गए? लिंक्ड जीन्स। और जो दूर लगे हुए हैं दे आर अनलिंक्ड जीन्स। अनलिंक्ड और लिंक्ड जीन्स जो है वो क्रोमोसोम पर अलग अलग तरीके से अरेंज हो सकते हैं, और इस अरेंजमेंट के हिसाब से हम जो है लिंकेज जो है 2 तरह की मानते हैं। 2 तरह से लिंकेज जो है वो शो होती है, 2 तरह का अरेंजमेंट होता है जीन्स का इन द लिंकेज। वन इज सिस अरेंजमेंट and second is trans arrangement. सिस अरेंजमेंट का क्या मतलब है? सिस अरेंजमेंट का मतलब है कि ये जो जीन्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, मैं क्रोमोसोम आपको इस तरह से स्ट्रेट अवे दिखा रही हूँ। 2 जीन्स जो कि लिंक जीन्स हैं या अनलिंक्ड हैं, जैसे भी जीन्स हैं, ये जीन्स जो है एक यहाँ पर प्रेजेंट है डोमिनेंट वाला, और दूसरा यहाँ पर प्रेजेंट है वो भी डोमिनेंट वाला ही है। ऐसे ही इसका ऑपोजिट जो क्रोमेटिड होगा इस क्रोमोसोम का, इसमें ये इसका रिसेसिव और ये इसका रिसेसिव प्रेजेंट है। तो अगर एक ही क्रोमेटिड के ऊपर किसी 2 जीन्स के एक साथ या तो डोमिनेंट या तो रिसेसिव लगे हुए हैं, तो इस तरह का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? सिस अरेंजमेंट। दूसरा है ट्रांस अरेंजमेंट, कि ये एक क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक जीन का डोमिनेंट है और दूसरे जीन का जो है वो रिसेसिव है। इसी का ही जो दूसरा क्रोमेटिड होगा उसके अंदर क्या होगा? ऐसा ही एक और क्रोमेटिड है हमारे पास, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर अब ये जो डोमिनेंट था इसका ये
रिसेसिव यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पर रिसेसिव था तो इसका डोमिनेंट प्रेजेंट है। तो दिस अरेंजमेंट इज ट्रांस अरेंजमेंट। होना क्या चाहिए था, यहाँ पर दोनों डोमिनेंट होते और यहाँ पर दोनों रिसेसिव होते, या चाहे यहाँ पर रिसेसिव यहाँ पर दोनों डोमिनेंट होते, लेकिन एक जीन का डोमिनेंट है, एक जीन का रिसेसिव प्रेजेंट है। तो ये एज इट इज भी अगली जनरेशन में जा सकते हैं, एक जीन का डोमिनेंट तो एक का रिसेसिव। लेकिन कंडीशन क्या है, इनको एक दूसरे के पास में लगा हुआ होना चाहिए। जितना ये दूर होंगे उतना ही क्रॉसिंग ओवर के अंदर इनके इकट्ठे आने का चांस कम है। और अगर ये इकट्ठे नहीं आते हैं इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन कम हो रहे हैं, रिकॉम्बिनेशंस आर लेस। ठीक है, इसको अब हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं सारी बात को, कि हमारे पास जो है ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसके ऊपर दो जीन्स लगे हुए हैं जो कि लिंक जीन्स है, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास में लगे हुए हैं। ये जीन ए है और ये बी है, ठीक है। अब ये दोनों जो जीन्स हैं, क्योंकि ये दोनों पास पास में हैं, तो चांसेस क्या होंगे कि जब क्रॉसिंग ओवर है ये दोनों एक साथ अगली जनरेशन में पहुंच गए हैं। अगली जनरेशन में एक साथ अगर ये पहुंचेंगे तो चांसेस क्या होंगे, जैसे ये एक पेरेंट है ऐसा ही एक दूसरा भी होगा, ये एक पेरेंट क्रोमोसोम है, ये दूसरा पेरेंट क्रोमोसोम है, इसके अंदर भी अगेन जो है जीन्स लगे हुए होंगे, ठीक है। हम इसकी बात करते हैं पहले। ए और बी अगर इकट्ठा पेरेंट्स से जो है ऑफस्प्रिंग के अंदर जाता है तो क्या होगा, रिकॉम्बिनेशंस कम होंगे, पेरेंट टाइप्स ज्यादा होंगे, जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो पेरेंट के जैसे ज्यादा होंगे और नए जो कॉम्बिनेशन हैं वो कम बनेंगे, क्योंकि जीन्स एक साथ आ गए। कॉम्बिनेशन नए कब बनते, जब ये दोनों जीन्स जो हैं वो अलग अलग जगह पर जाते हैं, ठीक है। ये वाला जीन अलग जगह, ये वाला जीन अलग, ये अलग, ये अलग, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसीलिए क्या हो रहा है कि रिकॉम्बिनेशंस कम बन रहे हैं और पेरेंट टाइप जैसे ज्यादा, यानी कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स से ज्यादा मिलते हुए होंगे अगर उनके पास लिंक्ड जीन्स ज्यादा होंगे। फर्क कितना है कि रिकॉम्बिनेशंस जो हैं वो कितने बनते हैं, ओनली 4%, और पेरेंट टाइप कितने आते हैं, 96%। 96% जो इंडिविजुअल्स होंगे वो पेरेंट्स जैसे होंगे और सिर्फ 4% इंडिविजुअल्स जो है वो रिकॉम्बिनेशन से बनेंगे। अब हम दूसरा केस देखते हैं कि अगर ये अनलिंक्ड जीन्स हैं, यानी कि क्रोमोसोम पर दूर दूर लगे हुए हैं दोनों ही पेरेंट्स के, तो ये एक पहला जीन है ए और ये दूसरा है हमारे पास जीन बी, ठीक है। अब ये दूर दूर लगे हुए हैं तो किसी भी क्रोमोसोम से जब ये क्रॉसिंग ओवर होगी तो चांसेस क्या है, ये किसी और क्रोमोसोम में चला गया, ये किसी और क्रोमोसोम में चला गया। अब अगर ये वाला क्रोमोसोम कोई बेबी बनाता है तो उसके पास सिर्फ ए है, और ये वाला बनाता है तो उसके पास बी है, डोमिनेंट वाला। तो दोनों कैरेक्टर्स अलग अलग जगह पहुंच गए हैं। अब क्या होगा, अब जो रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे क्या होंगे, ज्यादा। कितने ज्यादा, अब की बार रिकॉम्बिनेशंस 96% और पेरेंट टाइप अब कम रह जाएंगे, ओनली 4%, ठीक है। इस तरह से रिकॉम्बिनेशंस जो है वो ज्यादा या कम होते हैं। हम हर तरह के इंडिविजुअल्स देखते हैं, कैसे, कुछ ऐसे जो कि बिल्कुल ही अपने पेरेंट्स जैसे हैं और कुछ ऐसे जो अपने पेरेंट्स से बिल्कुल नहीं मिलते। उसकी एक्सप्लेनेशन ये है, लिंक्ड एंड अनलिंक्ड जीन्स। ये जीन्स लिंक्ड हैं एंड दीज आर अनलिंक्ड जीन्स। समझ आ गया इतना, क्लियर है इतना? यस मैम। यस मैम। अब इसी क्राइटेरिया को लेकर हमने लिंकेज को भी 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। ये तो अरेंजमेंट था, ए और बी जीन किस तरह से पहुंचे इसके हिसाब से लिंकेज भी 2 तरह की है। फर्स्ट है कंप्लीट लिंकेज and second is incomplete linkage. कंप्लीट लिंकेज क्या है कि जब जो जीन्स हैं किसी भी क्रोमोसोम के वो कहाँ पर लोकेटेड हैं, जीन्स जो हैं
वो एक ही क्रोमोसोम पर है, दोनों का क्रोमोसोम सेम है, एक ही क्रोमोसोम पर लोकेटेड है कोई जीन्स, ठीक है, और वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो रहे हैं, दे डू नॉट सेपरेट विथ ईच अदर, एक दूसरे से अलग भी नहीं हो रहे हैं, और एक साथ इनहेरिट हो रहे हैं, एक साथ ही अगली जनरेशन में जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इस केस में क्रॉसिंग ओवर हो ही नहीं है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती और क्रोमोसोम के ऊपर दो जीन्स एक साथ लगे हुए हैं और वो अगली जनरेशन में एज इट इज आगे जा रहे हैं, तो हम क्या कहते हैं? वो क्या शो कर रहे हैं? दे आर शोइंग कंप्लीट लिंकेज। लिंकेज को भी एक्सप्लेन जो है वो किसने किया था? T.H. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने। और एक्सपेरिमेंटल मटेरियल उनका मैंने आपको बताया ही था, क्या है? दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, फ्रूट फ्लाई। तो फ्रूट फ्लाई के जो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं उनके ऊपर लगे हुए जो जीन्स हैं वो शो करते हैं कंप्लीट लिंकेज भी और इनकम्प्लीट लिंकेज भी। कंप्लीट लिंकेज क्या है? कि एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट हैं जीन्स जो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ साथ में लगे हैं, और एज इट इज ही ये अगली जनरेशन में भी एंटर कर रहे हैं, अगली जनरेशन में भी एज इट इज ही पहुंच गए, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, ठीक है। बहुत ही रेयर होती है कंप्लीट लिंकेज। कहाँ पर मिली? T.H. मॉर्गन को ड्रोसोफिला में। और ड्रोसोफिला पर इतनी स्टडी करने के कारण T.H. मॉर्गन को एक और नाम दिया जाता है, दैट इज फादर ऑफ लिंकेज। इनको फादर ऑफ लिंकेज भी कहा जाता है। ड्रोसोफिला ही एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट लिंकेज का भी। इनकम्प्लीट लिंकेज में भी ऐसे ही जो है सेम जो है ड्रोसोफिला के ही कैरेक्टर्स को लेकर, एग्जाम्पल को लेकर जो है मॉर्गन ने प्रूफ की इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज क्या कहते हैं? कि जब लिंकेज जो है वो कंप्लीट नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई मतलब कि उसके अंदर पेरेंटल टाइप यानी कि पेरेंट्स जैसे ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, और ये कम रह गए, और नॉन पेरेंटल या न्यू टाइप्स वो बन गए, नॉन पेरेंटल और न्यू टाइप्स जो है वो बन गए। जब हम देखते हैं कि बच्चे बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसे हैं, एज इट इज सारा कुछ इनहेरिट कर रहे हैं, तो दैट इज कंप्लीट लिंकेज। लेकिन सारी चीजें एज इट इज इनहेरिट नहीं कर रहे, इनकम्प्लीट। कुछ करेक्टर्स एज इट इज आए हैं और कुछ करेक्टर्स नए ही बन रहे हैं, वो दोनों ही पेरेंट्स के अंदर नहीं थे। तो इस तरह की लिंकेज कहलाएगी इनकम्प्लीट लिंकेज। इसका एग्जाम्पल ड्रोसोफिला पे लेते हुए मॉर्गन ने जो है दो करेक्टर्स लिए। उन्होंने ली एक फीमेल ड्रोसोफिला जो क्या थी? रेड आइट एंड नॉर्मल विंग्ड, नॉर्मल विंग्स वाली और रेड आइट, और उनको उन्होंने क्रॉस करवाया मेल ड्रोसोफिला से जो था पर्पल आइट एंड वेस्टिजियल विंग। वेस्टिजियल विंग मतलब विंग्स जो अपने यूज नहीं करता है वो, ठीक है, वो वेस्टिजियल है, विंग्स बने हुए हैं लेकिन यूज में नहीं आने की वजह से वो अब फंक्शनलेस हो गए हैं। तो इस तरह के दो इंडिविजुअल्स को मॉर्गन ने क्रॉस करवाया, ये पेरेंट्स हैं। तो F1 जनरेशन में उनको क्या रिजल्ट मिला? F1 जनरेशन में उसको सभी मिले रेड आइड एंड नॉर्मल विंग्ड, दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट्स हैं। रेड आइड और नॉर्मल विंग, जो फीमेल थी वो डोमिनेंट ट्रेट थी, जो मेल हमने लिया था वो रिसेसिव ट्रेट था। इट इज रिसेसिव एंड दिस इज डोमिनेंट। तो रेड आइड नॉर्मल विंग हमारे पास आए। अब ये तो जैसा कि मेंडल के क्रॉस में हुआ था ऐसे ही हुआ था। अब ये जो ऑर्गेनिज्म आए हैं ये होमोजाइगस हैं या हेटेरोजाइगस हैं, ये चेक करने के लिए इनका क्या करवाया गया? इनकी करवाई गई टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है?
इनका करवाया गया टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस मींस ये F1 वाले इस इंडिविजुअल को क्रॉस करवाया गया होमोजाइगस रिसेसिव से, यानी कि अब क्रॉस किसके बीच में कराया गया, रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड ड्रोसोफिला को पर्पल आइड एंड वेस्टिजियल विंग्ड के साथ। हमें नहीं पता कि ये दोनों एक जैसे हैं या नहीं है। अगर ये दोनों एक जैसे होंगे तो F जो 2 जनरेशन है उसमें रिजल्ट क्या आना चाहिए, 50% जो है मदर टाइप एंड 50% फादर के टाइप आने चाहिए। अगर जैसे पेरेंट्स थे नॉर्मल विंग वेस्टिजियल आइड, बिल्कुल ऐसा ही F2 जनरेशन में रिजल्ट आता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्रेट है, ये रेड आई और नॉर्मल विंग्ड, ये एक ही क्रोमोसोम पर एक साथ लगा हुआ था, तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई, या हुई भी तो दोनों एक साथ ही F1 जनरेशन में ये कैरेक्टर चले गए, कोई मिक्सिंग नहीं हुई। और इसका मतलब ये इंडिविजुअल क्या थे, ये हैं होमोजाइगस। F2 जनरेशन में अगर रिजल्ट क्या आता है, सारे ही इंडिविजुअल्स 50% जो हैं वो क्या आते हैं, मदर जैसे, यानी कि रेड आइड और नॉर्मल विंग्ड, और 50% आते हैं पर्पल आइड और वेस्टिजियल विंग्ड। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट लिंकेज हुई, पूरे के पूरे दोनों ही रेड आई वाला भी और नॉर्मल विंग्स वाला भी कैरेक्टर एज इट इज ही इस F1 जनरेशन में पहुंचा था। ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन ड्रोसोफिला पर मॉर्गन ने कर लिंकेज को शो किया। लेकिन कुछ एक केसेस में ये जो कॉम्बिनेशन था, ये जो रिजल्ट आया, ये बहुत ही डिफरेंट था, ये रिजल्ट ऐसा नहीं आया। इतनी बात समझ में आ गई, कंप्लीट लिंकेज? बच्चे सभी यस मैम। कंप्लीट लिंकेज, कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। ठीक है, अब ऐसा किया मॉर्गन ने कि यही जो एक्सपेरिमेंट था वो मॉर्गन ने बार बार कईयों पर जो है वो एक्सपेरिमेंट कर देखा, अगेन ड्रोसोफिला पर ही। उसने फिर से जो है ड्रोसोफिला को ही जो है अपना एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लिया था। अब की बार उसने क्या करा, उसने फिर से पेरेंट्स लिए, ड्रोसोफिला ही लिए, फीमेल पेरेंट लिया जो कि होमोजाइगस था, दैट इज फॉर रेड आई एंड नॉर्मल विंग्स। फिर से अलग अलग को क्रॉस करके देखा, पर्पल आइट वेस्टिजियल विंग्स वाला मेल लिया। हर एक पर वही एक्सपेरिमेंट जो है, जो हमने पिछला भी देखा कंप्लीट लिंकेज वाला, हर एक पर 50% ही ये F2 जनरेशन में, यानी कि फिर से रिकवर हो गए पेरेंट्स, 50% मेल जैसे 50% फीमेल जैसे, ऐसा रिजल्ट नहीं आया। उसने बार बार ड्रोसोफिला पे यही एक्सपेरिमेंट किया, दोबारा फिर कर देखा दूसरी किसी ड्रोसोफिला पर, फिर से रिजल्ट वही आया। F1 में क्या आए, ऑल वर रेड आइट एंड नॉर्मल विंग्स। अब इनको दोबारा जो है फिर से क्रॉस करा के देखा गया विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, यानी कि अब क्रॉस किसके बीच में बना, रेड आइड नॉर्मल विंग्स और पर्पल आइड वेस्टिजियल विंग्स के बीच में। ये F1 थी। अब F2 जनरेशन क्या आई मेंडल के पास, अब मेंडल के पास रेशो क्या आनी चाहिए थी, पेरेंट्स टाइप ही आने चाहिए थे सारे, आधे ऐसे तो आधे ऐसे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, अब की बार रेशो क्या आई, 9:1:1:8, और इसमें क्या बने, कई तरह के रिकॉम्बिनेशंस बने। रिकॉम्बिनेशंस क्या बने, कुछ रेड आइड और वेस्टिजियल विंग आ गए, और कुछ परसेंटेज जो है वो पर्पल आइड और नॉर्मल विंग्स भी आ गए, जो कि पेरेंट्स टाइप नहीं थे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो जीन थे, ये जीन दूर लगे हुए थे। अगर ये दूर लगे हुए हो किसी के अंदर तो क्या होगा, एक कैरेक्टर इधर आ गया और एक कैरेक्टर
किसी दूसरे क्रोमोसोम के अंदर चला गया, और इस वजह से ये एक इंडिविजुअल बना, ये दूसरा इंडिविजुअल बना, और दोनों में डिफरेंट कलर आएगा। मतलब ये कि अगर एक का डोमिनेंट रेड आ गया तो दूसरे का मान लो रिसेसिव आ गया, एक का रिसेसिव आ गया तो दूसरे का डोमिनेंट आ गया। इस वजह से नई तरह के कॉम्बिनेशंस बन गए, बहुत तरह के नए कॉम्बिनेशंस आए, और पेरेंट टाइप बहुत कम हुए। कितने? ओनली 4%। नए कॉम्बिनेशंस कितने बने? 96%। तो ये बार बार यही एक्सपेरिमेंट करने से क्या प्रूफ किया मॉर्गन ने ये प्रूफ किया कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो पेरेंट टाइप बनेंगे, और अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या होगा? नई तरह के रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे। लेकिन ये रिकॉम्बिनेशंस में भी और पेरेंट टाइप में भी कारण क्या है? जीन्स का लिंक्ड या अनलिंक्ड होना। अगर ये जीन्स एक दूसरे के साथ में लगे हैं और क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो पेरेंट टाइप बनेंगे, और अगर ये जीन दूर लगे हैं और क्रॉसिंग ओवर भी हो रही है तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ रिकॉम्बिनेशन। अब पेरेंट्स जैसे बच्चे नहीं रहेंगे। दिस इज लिंकेज बाय T.H. मॉर्गन। ठीक है, मैंने आपको नोट्स में ना कुछ वो एग्जांपल्स दिए हैं, वो थोड़े कंफ्यूजिंग है, थोड़े से ना आपको वो जैसे बुक में दिए हुए थे मैंने वैसे ही फॉलो कर दिए, बट वो इतने फिजिबल से लगते नहीं है, समझ में नहीं आता है। तो आप सिंपली ड्रोसोफिला के यही 2 एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करोगे इसमें। क्लियर है लिंकेज? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब इसी के साथ बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। ये लिंकेज जो है वो किन कारणों से होती है या नहीं होती? सबसे पहला कारण है एज। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस जो हैं वो कम होते जाते हैं। एज ज्यादा तो क्रॉसिंग ओवर कम, क्रॉसिंग ओवर कम होगी तो इसका मतलब देयर विल बी इंक्रीज्ड लिंकेज, कंप्लीट लिंकेज ज्यादा होगी। क्रॉसिंग ओवर कम हो रही है तो पेरेंट्स टाइप के ज्यादा बनेंगे, यानी कि लिंकेज शो होगी। इसके ऑपोजिट अगर एज कम है तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी, और क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगी तो लिंकेज जो है वो कम होगी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, लिंकेज इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्रॉसिंग ओवर। एक बढ़ती है तो दूसरी कम, ये कम तो ये ज्यादा, दोनों एक दूसरे पे इंटर डिपेंडेंट है। सेकेंड फैक्टर जो लिंकेज को अफेक्ट करेगा दैट विल बी टेम्परेचर। जब गैमीट्स बन रहे हैं जिस टाइम पे, अगर उस टाइम पे हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, उस एरिया का टेम्परेचर जहाँ पर गैमीट फॉर्मेशन हो रही है, तो टेम्परेचर जो है इंक्रीज करने से क्रॉसिंग ओवर जो है वो डिक्रीज हो जाती है। टेम्परेचर बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर कम, क्रॉसिंग ओवर कम तो लिंकेज ज्यादा। थर्ड फैक्टर जो लिंकेज को अफेक्ट करता है दैट इज रेडिएशन। अगर कोई पर्सन जो है बार बार रेडिएशन, जैसे एक्स रेज होगी या किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट में काम करता है, इस तरह से वो बार बार जो है रेडिएशन के एक्सपोजर में आता है, तो ज़्यादा रेडिएशन या धूप में भी कह लो, यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज के भी जो है कांटेक्ट में ज़्यादा है, तो ऐसे पर्सन में भी लिंकेज जो है वो कम देखी जाती है। रेडिएशन जो है वो क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा करवाएगी जिसकी वजह से लिंकेज कम हो जाती है। और फोर्थ है डिस्टेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा दो जीन्स के बीच में तो उनके बीच में लिंकेज जो है वो कम हो जाएगी। डिस्टेंस ज़्यादा तो लिंकेज कम। ठीक है, तो ये सब वो फैक्टर्स हैं। आपको इसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है, व्हाट इज लिंकेज, डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज। तो ये 4 फैक्टर्स हैं, एज, टेम्परेचर, रेडिएशन और डिस्टेंस, जो लिंकेज को अफेक्ट करते हैं। लिंकेज जो है वो क्या सिग्निफिकेंस रखती है? मॉर्गन ने लिंकेज के बारे में हमें बताया, डिस्कवर किया, इसका क्या फायदा हुआ? लिंकेज का हमें क्या इंपॉर्टेंस है? लिंकेज की इंपॉर्टेंस ये है कि अगर लिंकेज होती है तो रिकॉम्बिनेशन कम होते हैं।
नई तरह के बच्चे कम बनते हैं, पेरेंट्स जैसे ही बच्चे दिखेंगे, और रिकॉम्बिनेशंस जो है वो देयर विल बी, अगर लिंकेज जो है ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशंस कम है, लिंकेज अगर कम है तो रिकॉम्बिनेशंस ज़्यादा है। तो अगर हमने वेरिएशंस को स्टडी करना है, हम चाहते हैं वेरिएशंस आए ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो हमें प्रमोट करना होगा कि लिंकेज कम हो। जितनी कम लिंकेज उतने नए रिकॉम्बिनेशंस, और नए रिकॉम्बिनेशंस का मतलब नई वेरिएशंस, और ये वेरिएशंस हमें एग्जिस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बार बार जैसे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि जैसे अभी एक पैंडेमिक कोरोना चल रहा है, एक ही डिजीज है, एक ही वायरस है, एक ही एज के पर्सन होते हैं, किसी की डेथ हो रही है और किसी के अंदर सिम्टम ही नहीं आते, दैट इज ड्यू टू वेरिएशंस। वो दोनों इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन वो बिल्कुल एक जैसे नहीं है, एंड दैट इज द रीजन कि उनके अंदर जो है वो डेथ रेट जो है वो डिफरेंट है, कोई बच रहा है तो कोई एसिम्प्टोमेटिक हो रहा है।